अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर अमेरिका को दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर अटैक करना पड़ा। और उस न्यूक्लियर अटैक के जो डैमेजेस हैं वो आज भी एक सदी गुजर जाने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में देखे जा सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, ये कहानी है 1941 की, जब वर्ल्ड वॉर टू को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे। एक साइड पर जर्मनी और इटली था, जबकि दूसरी साइड पर ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड थे। अमेरिका ने इस जंग में अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखा हुआ था और उसका कोई इरादा नहीं था कि वो इस जंग का हिस्सा बने। वर्ल्ड वॉर वन के डैमेजेस के बाद अमेरिका बिल्कुल अपने आप को किसी भी जंग में या किसी भी चीज में इंडल्ज करने के मूड में नहीं था। लेकिन एक कंट्री थी जो बार बार अमेरिका को पिंच कर रही थी, और वो कंट्री थी जापान। जनाब, जापान के रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज तकरीबन खत्म ही हो रहे थे, और उनको अपने नेचुरल रिसोर्सेज पूरे करने के लिए वो अपने नियर बाय कंट्रीज पर अटैक करता था और उन पर कब्जा कर लेता था। यही कुछ करते करते जापान ने कोरिया और चाइना पर भी हमला कर लिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब जापान की नजर थी फिलीपीन, इंडोनेशिया और मलेशिया में। व्यूअर्स, अब मुश्किल ये थी कि इंडोनेशिया कॉलोनी थी नीदरलैंड की, और मलेशिया कॉलोनी थी ब्रिटेन की, जबकि फिलिपिन कॉलोनी थी अमेरिका की। जापान की इन हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने जापान को ऑयल सप्लाई बिल्कुल बंद कर दिया। आपको याद रहे कि जापान अपनी जरूरत का 80% जो ऑयल है वो अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने जापान के सामने एक शर्त रखी कि अगर उसको वापस ऑयल सप्लाई चाहिए तो उसके लिए उसको चाइना के ऊपर से अपना होल्ड हटाना होगा और वहां से वापस जाना होगा। लेकिन जापान को ये बात किसी तौर भी मंजूर नहीं थी। जापान की नजर थी अब इंडोनेशिया पे। वो इंडोनेशिया पे अटैक करना चाहता था और वहां पर अटैक करने के बाद वहां के ऑयल रिजर्व्स को अपने कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि इंडोनेशिया पे अटैक करने के लिए जरूरी था कि पहले फिलिपिन पर कब्जा किया जाए। और फिलिपिन पर डायरेक्ट अटैक का मतलब क्या था? फिलिपिन, क्योंकि आपको अभी मैं बता चुकी हूँ कि यूएस की यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की वो कॉलोनी थी, तो उस पे अटैक का मतलब ये था कि पैसिफिक ओशियन में मौजूद अमेरिका की नेवल बेस पर्ल हार्बर की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक किस्म की रिटेलिएशन का खतरा था। अब जापान अगर फिलिपिन पे डायरेक्ट अटैक करता है तो उसको जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है नेवल बेस पर्ल हार्बर की जानिब से। तो अब जापान के जो मिलिट्री लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि फिलिपिन पर हम डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, और उस पर अटैक करने से पहले हम जो पर्ल हार्बर है, जो नेवल बेस है यूएस की, उसको हम पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इस हमले को, इस प्लानिंग को बहुत ही ज्यादा पोशीदा रखा गया। जापान ने इस हमले की तैयारियां शुरू कर दी, और इसकी तैयारियों के दौरान उन्होंने बहुत ख्याल रखा कि किसी भी तौर उनकी कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो वायरलेस के थ्रू ना हो, ताकि ये खबर किसी भी तरह से लीक ना हो सके। व्यूअर्स, जापान पर्ल हार्बर पे अटैक करने के लिए अपने 350 एयरक्राफ्ट तैयार करता है और इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करता है। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:57 पर अचानक पर्ल हार्बर की फिजा में बहुत सारे जापानीज प्लेन उड़ते हुए पहुंच जाते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं। यह हमला इतना अचानक और शदीद होता है कि यूएस सोल्जर्स को संभलने का मौका नहीं मिलता, और तकरीबन 45 मिनट तक, यानी कि 45 मिनट्स तक ये गोलाबारी और बमबारी होती चली जाती है। उसके बाद ग्रुप वन के प्लेन्स वापस चले जाते हैं, और इतनी खामोशी छा जाती है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये हमला बिल्कुल खत्म हो गया और सब कुछ बंद हो गया, अब कोई हमला नहीं होगा। लेकिन 10 मिनट के बाद, जी बिल्कुल ठीक 10 मिनट के बाद, अब ग्रुप टू के जो प्लेन्स हैं, जो ग्रुप टू के एयरक्राफ्ट हैं, वो हमला करते हैं। और ये हमला पहले हमले से ज्यादा भयानक और शदीद होता है, और तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट तक ये गोलाबारी जारी रहती है। व्यूअर्स, अमेरिका की एक बैटलशिप के अंदर एक अफ्रीकन शेफ है जो इस वक्त अपनी लॉन्ड्री कर रहा है, जब उसको ये शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है और जब उसकी शिप पर एक मिसाइल गिरता है तो वो फौरन से पहले बाहर निकलता है। और इस अफ्रीकन शेफ का नाम है डोरिस मिलर।
व्यूअर्स, ये फौरन बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही जख्मियों को संभालना शुरू करता है और इसके साथ ही उसके सामने एक एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है। वो आओ देखता है ना ताओ देखता है और फौरन से पहले उस गन को संभालता है और जापानीज प्लेन के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। और व्यूअर्स, एक बहुत मजेदार बात कि बगैर किसी ट्रेनिंग की वो 6 जापानीज प्लेन्स को मार गिराता है। और इस जंग के खत्म होने के बाद डोरिस मिलर को यूएस के दूसरे बड़े और यूएस नेवी के पहले बड़े एजाज से नवाजा गया, जिसका नाम था नेवल क्रॉस यानी कि नेवी क्रॉस। व्यूअर्स, जापान के इस अटैक के बाद पर्ल हार्बर बिल्कुल नीस्तनाबूद होकर रह गया और अमेरिका ने 3 महीने लगा के अपनी इस नेवल बेस को दोबारा रिपेयर किया। और चौथे महीने यानी कि अप्रैल 1942 में जापान के कैपिटल टोक्यो पे बिल्कुल उसी तरह अटैक किया जैसे कि पर्ल हार्बर पे अटैक किया गया था। और ये जंग जारी रहती है तकरीबन 4 साल तक। व्यूअर्स, इस जंग में अमेरिका की जो सिचुएशन है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है और जापान जो है वो वीक होता चला जाता है, लेकिन जापान किसी भी तौर सरेंडर करने को तैयार नहीं है और वो मुसलसल मुकाबला कर रहा है और करता चला जाता है। आखिर 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा की फिजा में एक बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट को देखा जाता है और उस प्लेन से एक एटॉमिक बॉम्ब, एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नीचे फेंका जाता है। व्यूअर्स, उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय और उसका वजन था 4400 केजीज। वो बम जमीन तक पहुंचते पहुंचते 43 सेकंड्स लेता है और जैसे ही वो जमीन से टकराता है उसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और एक बहुत बड़ा धुएं का जो बादल है वो जमीन से आसमान की जाने बढ़ता है। और इतनी देर में हिरोशिमा में मौजूद कोई भी जानदार, कोई भी चीज बाकी नहीं बचती। व्यूअर्स, अमेरिका यहां रुकता नहीं है, बल्कि ठीक 3 दिन के बाद जापान के दूसरे शहर शहर नागासाकी, जी नागासाकी पे भी एक एटॉमिक बॉम्ब जो है उसको गिराया जाता है जिसका नाम फैट मैन है और उसका वजन होता है 4670 केजीज। व्यूअर्स, इसके एक हफ्ते के बाद, इन दो अटैक्स के एक हफ्ते के बाद जापान सरेंडर कर देता है। लेकिन जापान की ये दो सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी दुनिया से मिट जाती हैं। व्यूअर्स, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचती है और वर्ल्ड वॉर 2 की और भी बहुत से वाकयात और भी बहुत से किस्से हैं जो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ एक अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।